अस्सलामुअलैकुम। MGT 513 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान। इसके चूँकि PPT स्लाइड्स अवेलेबल हैं और ये बहुत एक लेंथी सब्जेक्ट है और इसको तैयार करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आखिरी दिन लेक्चर रिव्यू करते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक दिन में सारा वो पढ़ सकें और इसके कहीं पे लेक्चर्स भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए कंसेप्ट कोर वीयू एक चैनल बनाया गया जिसके अंदर जितने भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लेक्चर अवेलेबल नहीं है या PPT स्लाइड्स हैं, उनको हम इनमें कन्वर्ट करेंगे वर्ड वाली फॉर्म में और फिर उसको अच्छे तरीके से लेक्चर्स की फॉर्म में ब्रीफ किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो आएँ ये सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं हम। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान सब्जेक्ट है जी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान है क्या? सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके 3 पिलर्स हैं। कितने पिलर्स हैं? 3 पिलर्स हैं। कौन-कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है मेक लॉस, ये मेकिंग लॉस। लेजिस्लेचर मेक लॉस, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट लॉस। एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। एग्जीक्यूटिव का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है और जुडिशरी इंटरप्रेट लॉज। ठीक है, 3 लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अच्छा, ये जो अपना हमारा फाइनल टर्म है इसके अंदर टॉपिक 111 से लेकर 211 तक शामिल है। हम अभी फाइनल टर्म के टॉपिक कवर करेंगे और आप कमेंट्स में वो सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं जिनके लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बहुत जल्द वो भी अपलोड करते हैं। हम ये शुरू करते हैं और जो बच्चे ये लेक्चर्स ले लेंगे MGT 513 का 80 से 90% उनका पेपर इसी लेक्चर्स के अंदर से आएगा और जिन बच्चों को भी हमने तैयारी करवाई है वो उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आप में से जब भी कोई पेपर दे के आएगा तो नीचे कमेंट कर दिया करे और उम्मीद है कि पेपर इसी के अंदर से आएगा। हम शुरू करते हैं जी। आपका जो लेक्चर नंबर 111 है इसके अंदर जो मैक्सिमम जो ये लेक्चर है ना ये मिड टर्म का हिस्सा है, तो इस फाइनल टर्म में सिर्फ यही एक लेक्चर इसका हिस्सा है। नीचे से नए टॉपिक शुरू हो जाते हैं, तो इसके अंदर MCQs के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। हम शुरू करते हैं। प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट क्या इसके अंदर बात क्या हो रही है? इसके अंदर ये बात हो रही थी कि जो आपका लेजिस्लेचर होता है ना, लेजिस्लेचर के अंदर आपकी नेशनल असम्बली और पार्लियामेंट आता है। सॉरी, पार्लियामेंट के अंदर आपकी नेशनल असम्बली आती है और सेनेट आता है। जो आपकी नेशनल असम्बली होती है ना वो विच इज़ डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द पीपल एंड सेनेट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविंसेस। तो आपके सेनेट के अंदर प्रोविंसेस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। इस पर डिपेंड नहीं करता कि उनकी पॉपुलेशन या उनकी रकबा कितना ज़्यादा है। ठीक है, जैसा पाकिस्तान में चल रहा है। अच्छा, अभी हम शुरू करते हैं अपॉइंटमेंट। आर्टिकल 91 जो है उसकी क्लास 9 और 10 में लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है वो फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। ये बस आपने MCQs के लिए याद रखना है कि कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। तो ये मेरे अपने पेपर में भी आया था कि प्रेसिडेंट हु विल अपॉइंट फेडरल मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट विल अपॉइंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसके बाद इसने कहा है कि जो फेडरल मिनिस्टर की तादाद है सेनेट के अंदर वो 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फेडरल मिनिस्टर की तादाद 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि आपके टोटल फेडरल मिनिस्टर या मिनिस्टर 100 हैं, तो उसके अंदर से 25 से ज़्यादा सेनेट में नहीं होने चाहिए। उसके बाद आगे कैबिनेट साइज़। The total strength of the cabinet including Minister of State shall not exceed 11% of the total membership of Parliament। जो आपके पार्लियामेंट की तादाद है उसके अंदर से जो कैबिनेट बनेगी उसमें 11% से ज़्यादा तो लोग नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये जो हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं ये लागू कब से होंगी? ये जो हमने ऊपर अमेंडमेंट पढ़ी है ये कब से लागू हैं? ये वैसे आता नहीं है पेपर में। ये अमेंडमेंट के बाद जो इलेक्शन होगा नेक्स्ट
थे तब से लागू थी। अच्छा, आपने इसमें गौर करना है कि जिस तरह हर लाइन के एंड पे 1, 2, 3 ये लिखा हुआ है, तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलें छोड़ें। 1, 2, 3 लिखा हुआ है, इस पे आपने गौर नहीं करना, ये कन्वर्टिंग में आ गया है, ठीक है? हर लाइन के एंड पे आप देखेंगे ये प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट के एंड पे 1, सेनेट रिप्रेजेंटेशन के एंड पे 2, कैबिनेट साइज के एंड पे 3, तो इस पे आपने गौर नहीं करना। अच्छा, ओथ ऑफिस, ये सब जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो ये किसके सामने ओथ लेंगे? प्रेसिडेंट के सामने। इसके अंदर से आपके एक लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, अभी उम्मीद है कि मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया होगा क्योंकि स्टार्ट थी 6 मिनट, आगे हम कोशिश करेंगे कि 5-10 मिनटों में इसके ज़्यादातर लेक्चर खींच दें। अच्छा, अभी हम लेक्चर 112 यहाँ से आगे आपकी है तो ऊपर वाले का हिस्सा, लेकिन आपको मुख्तलिफ़ मुल्कों का निज़ाम समझ आएगा कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में कौन-सा निज़ाम चल रहा है। हम शुरू करते हैं कनाडा से। अच्छा, अब हम कनाडा की बात करेंगे। कनाडा में और पाकिस्तान में ये फ़र्क है कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था और कनाडा में एक प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर जनरल आ गया बस। बाकी पाकिस्तान में भी एडवाइस होती थी प्राइम मिनिस्टर की, और कनाडा में भी एडवाइस होती है प्राइम मिनिस्टर की। सिर्फ प्रेसिडेंट की जगह नाम चेंज हो गया, किसका? गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा का। अच्छा, उसके बाद है पार्लियामेंट्री सीट। अच्छा, हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसमें दिया गया है पार्लियामेंट्री सीट में मिनिस्टर होल्ड अ सीट इन आइदर द सेनेट और द हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है? जिस तरह पाकिस्तान में नेशनल असम्बली और सेनेट होता है, इसी तरह कनाडा में नेशनल असम्बली की जगह हाउस ऑफ कॉमन्स आ जाता है। जिस तरह पाकिस्तान में गवर्नर जनरल की जगह प्रेसिडेंट इस्तेमाल होता है, इस तरह कनाडा में गवर्नर जनरल इस्तेमाल होता है। तो सिर्फ आपने डिफरेंस इसमें किस चीज़ का है? नेशनल असम्बली और गवर्नर जनरल, इनकी जगह उधर हाउस ऑफ कॉमन्स आ जाता है और गवर्नर जनरल आ जाता है। अच्छा, तो कहता है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मिनिस्टर जो होगा ना, वो सेनेट की सीट भी रख सकता है, सेनेट का मेंबर भी हो सकता है और हाउस ऑफ कॉमन का भी मेंबर हो सकता है। अच्छा, वही नीचे बात लिखी हुई है कि ये कि कौन सिलेक्ट करेगा? प्रेसिडेंट विल सिलेक्ट प्रेसिडेंट। कनाडा की जब बात करेंगे तो उसमें गवर्नर जनरल विल सिलेक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। अच्छा, इसके अंदर बात की है सिंगल मेंबर प्लूरैलिटी सिस्टम। सिंगल मेंबर प्लूरैलिटी सिस्टम क्या होता है कि लोग खड़े होते हैं, उसके अंदर से अवाम जिसको ज़्यादा वोट देती है, तो वो सिंगल मेंबर पॉपुलैरिटी सिस्टम होता है कि मोस्ट पॉपुलर अवाम में कौन है। तो कहता है कि सिलेक्ट कैसे होते हैं? मस्ट बी इलेक्टेड अंडर द सिंगल मेंबर प्लूरैलिटी सिस्टम इन वन ऑफ कनाडाज़ 308 इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स। इसके अंदर कनाडा की डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 308। अच्छा, ये कब होते हैं इलेक्शन? इलेक्शन होते हैं तब जब कोई सीट खाली हो जाती है, या फिर मतलब कि पाकिस्तान में किसी की एमएनए एमपी की वफ़ात हो जाए, या फिर वो नाअहल हो जाए तो वैकेंसी हो जाती है, या इलेक्शन होते हैं तो तब ये इलेक्शन होते हैं। अच्छा, ये सेम टू सेम पाकिस्तान वाली थी कनाडा में सूरत हाल, लेकिन सिर्फ इधर गवर्नर जनरल था प्रेसिडेंट की जगह पे, और नेशनल असम्बली की जगह पे हाउस ऑफ कॉमन्स आ गया था। अब इंडिया की बात की जाए, इंडिया और पाकिस्तान का निज़ाम बिल्कुल सेम है, क्योंकि बरतानिया ने जब इसको छोड़ा था तो मैक्सिमम पाकिस्तान का सिविल सर्विसेज वाला भी निज़ाम, एग्जेक्टिव वाला निज़ाम और अ, ये पार्लियामेंट वाला निज़ाम भी सेम ही है। हम प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करेगा, पाकिस्तान में भी प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करता था। अब पाकिस्तान में नेशनल असम्बली कहते थे, इनको लोकसभा कहते हैं। पाकिस्तान में नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं, जो मेजॉरिटी में होते हैं वो वोट देते हैं, तो वो पाकिस्तान में सिलेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह इंडिया में नेशनल असम्बली को लोकसभा कह देते हैं। मिनिस्टर पाकिस्तान में कौन अपॉइंट करता था? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। इसी तरह इंडिया में भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कनाडा में क्या था? कनाडा में गवर्नर जनरल अपॉइंट करता था ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब डिसमिसल पावर किसके पास होगी? अच्छा, जो डिसमिसिबल पावर होती है ना, वो होती तो एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन अप्लाई करता है उसको प्रेसिडेंट। इसीलिए लिखा हुआ है कि वर्चुअल पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। अब जिसने प्राइम मिनिस्टर ने जिसको कह दिया कि इसको डिसमिस कर दिया जाए, तो वो प्रेसिडेंट को कह देगा कि हाँ भाई, आप डिसमिस कर दें। बाय ऑफिशियल लेटर तो प्रेसिडेंट उसको डिसमिस कर देगा। तो इसलिए प्रेसिडेंट के पास वैसे तो कोई
पावर नहीं होती ना वो करता है। तो बहरहाल एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के हिसाब से प्रेज़िडेंट हैज़ कौन-सी पावर है? वर्चुअल, वर्चुअल आपके एमसीक्यूज़ में आता होता है। अच्छा, एग्ज़ेक्टिव अथॉरिटी तो फिर मैंने आपको बता चुका हूँ कि एग्ज़ेक्टिव अथॉरिटी किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की। अच्छा, जो आपकी एग्ज़ेक्टिव बॉडी है ना, उसका हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। एग्ज़ेक्टिव बॉडी का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। इलेक्टोरल प्रोसेस रिफॉर्म जो आपके मुल्क में इलेक्शन होते हैं, इसके अंदर क्या-क्या चेंजिंग आनी चाहिए और क्या-क्या चेंजिंग आई हैं, उसके बारे में ये अभी 114 से आपका एक नया टॉपिक शुरू हो चुका है, तो हम इसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। कहते हैं कि हमारे मुल्क में एक एक्सेसिबल एंड रिलायबल मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसके ज़रिए आप जब इलेक्शन करवाते हैं तो इमीडिएट सारे जो पोलिंग रिज़ल्ट होते हैं ना, पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट वो अनाउंस कर दिए जाएँ इन टाइम, ताकि उसके अंदर 2 नंबरी और घपले की गुंजाइश बाकी ना रहे। उसके बाद है कि डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन में ये होता है कि एक क्लियर निज़ाम होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने टाइम में ये वाला मसला हल हो जाएगा। अच्छा, कंप्लेंट रिड्रेसल, अच्छा, एक क्लियर और एफ़िशिएंट सिस्टम होना चाहिए जिसके ज़रिए पता हो कि हाँ, भई किसी ने कंप्लेन की है तो वो कंप्लेन इस प्रोसेस के थ्रू जाएगी, इतना टाइम लगेगा, उसको ये उसके ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं। वुमेन वोटर के हर जो वोटिंग स्टेशन है उसके अंदर फीमेल पोलिंग स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए जो कि असिस्ट करे फीमेल वोटर्स को। नॉन पार्टिसिपेशन कहता है कि जब जिन-जिन इलाकों में औरतों को ये हक नहीं दिया जाता कि वो वोट डालें तो उन के जो रिज़ल्ट है ना पोलिंग स्टेशन के वो कैंसल कर देने चाहिए, वो वाइड करार देने चाहिए। जो आपकी जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो होनी चाहिए वो न्यूट्रल होनी चाहिए। कौन-सी न्यूट्रल होनी चाहिए ताकि वो किसी एक का साथ ना दे, ठीक है। अभी जो ईसीपी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान अच्छा, इलेक्शन में तो पाकिस्तान ई-वोटिंग का प्रोसेस लेके आ रही है अभी आउट ऑफ कंट्री वोटिंग के लिए, तो इसके लिए वो सारे कॉस्ट और बेनिफिट उसके का अंदाज़ा लगा रही है। वायरलेस रिडक्शन, जब मुख्तलिफ पार्टीज़ किसी एक पॉइंट पे एग्री हो जाएँगी कि हाँ, हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने इन-इन कामों को करना है, इन-इन चीज़ों से बचना है, तो वो अ, उससे उनके अंदर हंगामा कम होगा। हम देखते हैं मुख्तलिफ इलेक्शन में हंगामे बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अभी ये हमारा दूसरा टॉपिक भी ख़त्म हो गया। इसके अंदर आपने क्या-क्या पढ़ा है? इसके अंदर आपने पढ़ा है कि आपका जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आपने पढ़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किसी का तरफ़दारी नहीं करनी चाहिए। ई-वोटिंग की तरफ हम अभी जा रहे हैं, जहाँ पे औरतें हैं वहाँ पे फीमेल स्टाफ होना चाहिए, जहाँ पे औरतें वोट नहीं डालती उसको इलेक्शन को अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है। अब असेंबली डिबेट रिफॉर्म्स, असेंबली डिबेट का ये क्या मतलब है? असेंबली डिबेट का ये मतलब है कि जब भी एक कोई असेंबली नेशनल असेंबली फ़र्ज़ करें बन गई है, तो उसके अंदर लॉज़ बनने हैं, तो उन लॉज़ के लिए बहस-ओ-मुबाहिसा होना है। उन बहस-ओ-मुबाहिसा होने के लिए मेंबर्स का मौजूद होना लाज़मी है। ये तो नहीं है कि एक मेंबर्स बन गया है या एक कमेटी बन गई है तो वो गैर हाज़िर रहें। तो इसके लिए कुछ रिफ़ॉर्म्स लाए गए हैं ताकि वो सारे अपनी-अपनी बात करें, अपना-अपना नुक्ता नज़र दें, उसके अंदर से जो मेजॉरिटी का फ़ैसला होगा वो फिर लॉज़ की तरफ जाएगा, ठीक है? अच्छा, पहले जो वर्किंग डेज़ थे इंक्रीज़ उसके अंदर से एक्चुअल वर्किंग डेज़ बढ़ा दिए गए हैं रिफ़ॉर्म्स में, ठीक है? ताकि लोग जाके जो मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा मसाइल के बारे में बात करें और अच्छे हल निकालें। प प्रेज़ेंस थी ना उसको यकीनी बनाया जाएगा और उसका जो सवाल-ओ-जवाब का सिलसिला था पीएम से उसको उसका क्वेश्चन टाइम इंक्रीज़ किया गया था और जो भी कैलेंडर के मुताबिक जिस दिन में सेशंस होने थे उनको मॉनिटर किया जाएगा, पंक्चुअलिटी मॉनिटर की जाएगी। अ, अच्छा, जो मेंबर्स हैं इनके लिए उनको ऑफ़िस स्पेस और प्रॉपर दी जाएगी। अच्छा, जो भी चीज़ें होंगी, जो क्वेश्चन होगा वो बराह रास्त टीवी पे दिखाया जाएगा। जिस तरह आजकल वो जुडिशरी में हो रहा है, अदालत में जो भी केस सुना जाता है उसको डायरेक्ट टेलीकास्ट किया जाता है। इसी तरह जो भी पार्लियामेंट में सेशन हुआ करेगा वो अवाम को डायरेक्ट दिखाया जाएगा ताकि वो ट्रांसपेरेंसी कायम रहे।
अच्छा, जो असेंबली के मेंबर्स हैं और जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाएगा ताकि बेटर अ वो पॉलिसीज़ बनाई जाएँ। अच्छा ऐसे ओरिएंटेशन कोर्सेज़ दिए जाएँगे ताकि जो एमएनए हैं हमारे और जो स्टाफ्स हैं उनकी एनहांस हो, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी एनहांस हो, वो अच्छा फ़ैसला ले सकें। अभी यहाँ तक हमारे 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अगले लेक्चर्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएँगे और कोशिश करेंगे कि कम टाइम में ज़्यादा लेक्चर कवर कर लिए जाएँ। थैंक यू।